हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। सबसे पहली जो बात है वो ये कि ह्यूमन आई क्या होता है, इनको डिफ़ाइन कैसे किए जाते हैं, और कम से कम ह्यूमन आई के किन किन पार्ट्स के नाम हमें पता होने चाहिए, जिससे कि फिज़िक्स में बात करने के समय समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। जैसे कोई कहे कि प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि मानव नेत्र के किस भाग को रेटिना कहा जाता है। तो बस यही एक बेसिक समझ के लिए मानव नेत्र के संरचना पर बात किया जाएगा। उसके बाद जो बात करनी है मुझे, वो बात करनी है डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे, जिसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि दोष। मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखते चलूँगा, फ़िलहाल बस सामने मैंने अंग्रेजी लिख दिया है। तो इस वीडियो में मैं दो काम ख़त्म करने वाला हूँ। पहला, मानव नेत्र किसे कहते हैं, इनकी संरचना क्या है, और दूसरा, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी जो दृष्टि दोष हैं उनके निवारण के लिए किन किन प्रकार के लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का हम लोग का टारगेट यही है। तो चलिए अब हम लोग जो हैं टॉपिक पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मानव नेत्र के एक स्ट्रक्चर पे पहले हम लोग जो है काम कर लेते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा मैं बता दूंगा। तो देखिए, मानव नेत्र जो है वो होता कैसा है। तो आप ज़रूर देखे होंगे अपने 10th कक्षा की पढ़ाई के दौरान ही कि मानव नेत्र जो है वो करीब करीब एक गोले के समरूप ही होता है। करीब करीब किसके जैसा होता है? एक गोले के समरूप, एक स्फेयर के समरूप होता है। बिल्कुल स्फेयर ही नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता लगता है। तो ये मानव नेत्र में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए कहाँ तक मैं बहुत स्पष्ट बना पाता हूँ। ये ऐसे जाएगा और यहीं पे समाप्त करते हैं। एक नॉर्मल आपको बेसिक समझ में दे दूं, उसके बाद बीच से कुछ ऐसे टाइप का वायर टाइप का ये जो है नीचे की तरफ जाता है, जिसको दृक् तंत्रिका कहते हैं। चलिए, यहाँ पर एक लेंस टांगा हुआ रहता है और ये ऊपर से एक विशेष प्रकार की मांसपेशी है, उससे ये जुड़ी हुई होती है, इससे लटका हुआ होता है ये। ठीक है। अब देखिए, ये जो है इसको कहते हैं नेत्र लेंस। ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये जो उभरा हुआ जो भाग दिख रहा है, देखिए बस मैं उस पर बात कर लेता हूँ जो आपके लिए बहुत काम का है। ठीक है ना, केवल मुझे उसी पे बात ही करने हैं। तो देखिए, एक मिनट इसको मैं स्पष्ट कर दूं। ये नेत्र लेंस है और ऐसे करके ये इससे कनेक्टेड है, ये ऐसे इससे कनेक्टेड है। तो चलिए, ये उत्तल लेंस है। मानव नेत्र के अंदर जो प्राकृतिक लेंस है वो उत्तल लेंस ही होता है। तो बाहर वाला जो ये उभरा हुआ भाग है, इसको कहा जाता है कॉर्निया। इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। चलिए, पहली बात हो गई। दूसरी बात कि ये जो आपको नेत्र के अंदर में जो ये लेंस नज़र आ रहा है, इसको आपको बोलना है नेत्र लेंस। इसको क्या कहना है? नेत्र लेंस। उसके बाद देखिए, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में ये जो एरिया है, इसमें एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को कहते हैं नेत्रोद। नेत्रोद। ठीक है। उसके बाद ये नेत्र लेंस और ये जो पीछे वाला भाग है, यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए, मैं डॉट डॉट करके बता देता हूँ। जो आपका नेत्र लेंस है, इसी जगह पे प्रतिबिंब बनाता है। तो इस भाग को कहा जाता है रेटिना। इसे ही क्या कहा जाता है? रेटिना। इसे कहते हैं रेटिना। ठीक है। अब ये रेटिना जो है, और इस रेटिना
और ये जो नेत्र लेंस है, इनके बीच का जो ये भाग है, इसको जो कहा जाता है उसको कहा जाता है काचाभ द्रव। ये जो अंदर वाला भाग है, इसमें जो लिक्विड होगा इसका नाम होता है काचाभ द्रव। और ये देखिए, ये जो आपको जा रहा है वायर टाइप का जो जाके ब्रेन से कनेक्ट करता है, इसको कहा जाता है दृक् तंत्रिका। क्या कहते हैं? दृक् तंत्रिका। ये एक समझ जाइए कि USB कनेक्टर के जैसा होता है जो ब्रेन से जाकर के कनेक्ट करवाता है, जिससे पता चलता है कि ये जो सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अपने रेटिना पर प्राप्त करके दे रहा है वो वहाँ पे किस प्रकार का बनेगा। तो जो आपके सामने अभी फ़िलहाल दिख रहा है ये मानव नेत्र का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। सबसे बेसिक मतलब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, और कम से कम किसी भी व्यक्ति को इतना तो पता होना ही चाहिए। और भी बहुत सारे अंग के नाम हैं, जैसे बाहर का जो ये सफ़ेद अपारदर्शी जो परत होता है उसको क्या कहा जाता है? श्वेत पटल। लेकिन मैं बस उतना ही पे बात कर ले रहा हूँ जितना फिजिक्स में आगे जो बात किए जाएंगे उसको समझने के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये बात आप बायोलॉजी में काफ़ी डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि ये बायोलॉजी का ही पोर्शन है। जब मैं ऑफलाइन संस्था में पढ़ाता हूँ तो उस समय इस टॉपिक को, यदि मैं किसी कोचिंग में काम कर रहा हूँ मान के चलिए, तो ये टॉपिक जो मानव नेत्र है मैं बायोलॉजी वाले शिक्षक को बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से पढ़ा दीजिए, और उसके बाद फिर मैं जो हो उसको रिलेट कर करके फिजिक्स से पढ़ाता हूँ। लेकिन चूँकि अभी मुझे ही सब करने हैं, इसलिए मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ कि मानव नेत्र के बारे में आपको कम से कम कितना इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए जिससे कि फिजिक्स में कोई समस्या न हो। तो मानव नेत्र का ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर मानव नेत्र का कोई परिभाषा पूछे तो आप क्या कहिएगा? तो आपको बोलना है कि मानव नेत्र, क्या बोलना है? मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा प्रदत्त उस प्राकृतिक प्रकाशिकीय यंत्र को कहा जाता है जिसके द्वारा हमारे चारों ओर उपस्थित रंग बिरंगे संसार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, जो प्रतिबिंब दृक् तंत्रिका से होकर हमारे मस्तिष्क तक पहुंच पाती है, जिससे हमें उस वस्तु के उपस्थिति का आभास हो पाता है या हम उसे देख पाते हैं। तो ये मानव नेत्र का परिभाषा हुआ। ये काफ़ी डिटेल्ड परिभाषा हो गए। ठीक है, शॉर्ट में अगर कोई कहे तो सिंपल कहिएगा, मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिकीय यंत्र है जिसके सहायता से ही हमें यह रंग बिरंगा संसार प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई दे पाता है। ये शॉर्ट डिफिनीशन हुआ। तो आपको दोनों में से जो ठीक लगेगा आप अपना लिख लीजिएगा डिफिनीशन, उसके नीचे ये फ़ोटो बना लीजिएगा। और अब हम लोग चलते हैं किस तरफ? तो अब हम लोग जो है बात करेंगे कि भैया ये नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है, और उसके बाद दृष्टि दोष में एंटर कर जाएंगे। तो चलिए, इतना बात आपको समझ में आ चुका है। वैसे इसमें एक दो बात और मैं कर दूं। जैसे आपसे कोई पूछे कि मानव नेत्र में उसका कौन सा भाग है जहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो आपको क्या बोलना है? रेटिना। प्रतिबिंब हमेशा कहाँ प्राप्त होगा? रेटिना पर। अच्छा, एक बात और, प्रतिबिंब जो भी प्राप्त होगा वो वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? वास्तविक और उल्टा। ये भी आपको याद रख लेना है। इसको आप चाहे तो कहीं नोट्स में आप लिख लीजिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ नोट्स, या आप कहीं भी लिख लीजिएगा। अच्छा चलिए, मैं नोट्स लिख के बोल देता हूँ, आप समझ जाइएगा कि आपको कुछ लिखने हैं, तो मेरे वॉइस को सुन के उसको नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो लिखना ये है कि मानव नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त किए जाते हैं जो वास्तविक प्रकृति के होते हैं और वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। तो इस बात को कहाँ लिख देना है आपको? नोट्स में। तो मानव नेत्र के परिभाषा और बेसिक जितनी समझ चाहिए थी उतना आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे नेत्र की समंजन क्षमता की ओर। तो देखिए, टॉपिक का नाम है नेत्र की समंजन क्षमता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ आई। अब इसका अर्थ क्या होता है उसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो मानव नेत्र होती है, अभी आप
के सामने मैंने ये बना के बताए थे, रफली ऐसे बना, दृक् तंत्रिका को इग्नोर कीजिए तो ऐसे आप मान के चलिए। तो ये मानव नेत्र है, ये क्या है? मानव नेत्र। आप याद कर लीजिए इस बात को अभी ही कि मानव नेत्र का जो व्यास है, इसकी जो व्यास है करीब करीब, एग्जैक्ट नहीं, करीब करीब 2.3 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 2.3 सेंटीमीटर। तो मान के चलिए नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी करीब करीब 2 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर। और ये पीछे जो बन रहा है, ये जो भाग है, इसी को कहते हैं रेटिना। मतलब जो भी वस्तु कहीं भी रहेगा, जैसे एक वस्तु यहाँ है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब भी ये जो है यही बना देगा रेटिना पर। तो पहले कंडीशन में O1 के लिए जो I1 मिला, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो 2 सेंटीमीटर ही होगा ना। अगर मैंने क्या कहा था कि नेत्र लेंस से यहाँ तक की दूरी, तो पहला केस में प्रतिबिंब दूरी जो मिला वो 2 सेंटीमीटर मिला, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट भी लोग कर सकता है कि उसी हिसाब से इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। कैसे? तो लेंस सूत्र एक पढ़े थे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, ये वस्तु से इस लेंस तक की दूरी मान के चलिए 10 सेंटीमीटर है, तो ये वस्तु दूरी आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, मतलब u का वैल्यू। और v का वैल्यू यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी, तो v का जो वैल्यू है, चूँकि व्यास 2.3 है और यहाँ से यहाँ 2 है, तो ये 2 सेंटीमीटर मीन्स कि 2 सेंटीमीटर किसका वैल्यू है? v का। तो v और u का वैल्यू पुट करेंगे तो f का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए मिल गया। अब f का वैल्यू जो भी मिलेगा, अब सोचिए वस्तु को मैंने O1 से उठा करके और यहाँ डाल दिए इधर O2 पर, तब पर भी तो उसका प्रतिबिंब यही बनेगा। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर u का मान कांस्टेंट ही है, सॉरी u नहीं, v का मान, यहाँ से यहाँ तक का जो v का मान है ये तो कांस्टेंट ही है। नेत्र लेंस का साइज बढ़ घट तो नहीं सकता है, तो v का मान है कांस्टेंट। अब v का मान अगर कांस्टेंट है और u का मान आप बदल रहे हैं इसको आगे पीछे करके, तो उससे f भी बदल जाएगा ना। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये f किसका f? तो मैं कहूँगा नेत्र लेंस का f। इसका मतलब है कि मानव नेत्र के अंदर उपस्थित जो प्राकृतिक लेंस है, जो उत्तल लेंस है, उसके पास से कमाल का क्षमता है। और वो क्षमता ये है कि वो अपने मनचाहे ढंग से फोकस दूरी को बढ़ा भी सकता है और अपने फोकस को घटा भी सकता है। तो मानव नेत्र के द्वारा, अब देखिए मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना है। मानव नेत्र के द्वारा अपने नेत्र लेंस की फोकस क्षमता को परिवर्तित करने की दक्षता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। अब अगर आपसे कोई कहे कि नेत्र को अपने नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्यों बदलनी पड़ती है, तो इसका उत्तर आपको बोलना है कि नेत्र लेंस को अपनी फोकस दूरी इसलिए बदलनी पड़ती है जिससे कि हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही प्राप्त किया जा सके। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, जो मैंने सवाल बोला था वो और उसके नीचे जो मैंने उत्तर अभी बोले उसको, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो सिंपली अगर बात केवल डिफिनीशन पर किया जाए, इतना डिटेल में ना जाए, वैसे इस डेटा को आप याद रखिएगा कि जो आपका मानव नेत्र है उसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। तो यदि मैं सिंपली डिफिनीशन पे बात करूं तो डिफिनीशन आप क्या लिखिएगा? डिफिनीशन में सिंपली आपको बोलना है कि मानव नेत्र के द्वारा अपने नेत्र लेंस के फोकस के परिमाण को परिणत करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो बस यही इसके क्या हो गए? परिभाषा हो गए, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहे कि नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता है, ये जो है नेत्र लेंस में तो प्राप्त होता है, बट नेत्र लेंस की फोकस को बदलने का काम करवा कौन रहा होता है? तो वो करवा रहा होता है ऊपर से जो जुड़ा हुआ था, ये इसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां। मांसपेशी है, क्या है?
मांसपेशी, ये भी। तो इसको जब मन करेगा ना, इस सिलियरी मांसपेशी को, कि इसका फोकस को कम कर दे, तो इसको दबा देगा, और जैसे ही दबाएगा तो ये मोटा हो जाएगा। तो जब नेत्र मोटा हो तो आप समझ जाइएगा कि फोकस कमा है। क्या हुआ है? फोकस कमा है। और अगर फोकस कमा है तो पावर क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब जब आप लेंस को दबाइएगा तो पावर बढ़ता है, लेकिन फोकस दूरी घटता है, ये याद रखना है। फिर दूसरा कि अगर ये नेत्र लेंस को मन कर रहा है कि फोकस दूरी बढ़ाओ, तो इसको पकड़ के खींचेगा, और जैसे ही खींचेगा तो ये जो नेत्र लेंस है वो पतला सा हो जाएगा, और पतला, इससे थोड़ा पतला हो जाएगा। और मैं पतला बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, रुक जाइए, ऐसे, ठीक है। तो जब इसको पतला बना दीजिएगा तो इसकी फोकस बढ़ेगी। फोकस बढ़ेगा मतलब इसका पावर क्या होगा? घटेगा। तो इस दोनों बात को याद रखिएगा। तो अगर कोई कहे कि नेत्र की समंजन क्षमता के लिए नेत्र लेंस पर कौन फोकस दूरी को बदलवाने का काम कर रहा होता है, तो आपको क्या बोलना है? मांसपेशी। जब फोकस को कम करना होगा तो नेत्र लेंस को मोटा कर दिया जाएगा, और जब फोकस को बढ़ाना होगा तो नेत्र लेंस को पतला कर दिया जाएगा। इन सबको समझ के रहना है आपको। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो मैंने इसकी परिभाषा आपको बता दी, उस परिभाषा को ही आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं, और नेत्र की समंजन क्षमता होता है समाप्त। अब चलते हैं दृष्टि दोष की तरफ। तो अब टॉपिक स्टार्ट होता है दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष क्या होता है इसको समझिए। तो एकदम सिंपल सी बात है, यदि आपकी दृष्टि में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो गया तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो काम आप पहले कर पा रहे थे, आप आराम से किताब पढ़ लिया करते थे, आराम से आप न्यूज़पेपर पढ़ लिया करते थे, आराम से बहुत दूर कोई उपस्थित व्यक्ति है तो उसको दूर से ही देखकर पहचान लिया करते थे कि वह आपका साथी है या वह आपके जान पहचान का है या नहीं। लेकिन अब आप वो सब नहीं कर पा रहे हैं। आप किताब को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, पेपर को पढ़ने में बड़ी समस्या हो रही है, या बहुत दूर कोई आपका साथी खड़ा रहता है तो अब उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है जैसा पहले दिख पा रहा था। इसका अर्थ है कि आपको दृष्टि दोष हो गया है। इसका अर्थ क्या है? दृष्टि दोष हो गया है। और इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर छोटा सा एक विजन टेस्ट करता है, और उसके हिसाब से एक आपको ग्लासेस रिकमेंड कर देता है। उसको जब लगाकर आप देखते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। अर्थात जो न्यूज़पेपर आपसे पढ़ा नहीं जा रहा था, अब वो आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो दृष्टि दोष का यह एक व्यवहारिक उदाहरण था, और आपको समझाने के लिए ये सब बात मैंने बोले। परिभाषा क्या लिखना है सीधे सीधे अब मैं ये बोल देता हूँ। तो सुनिए, इसकी परिभाषा में आपको लिखना है। और हाँ, परिभाषा से पहले मैं एक और दो बात ऐड करवा दूँ आपको, ठीक है? इस टॉपिक के नाम से पहले नोट्स में हो सके तो इसको ऐड कर लीजिएगा। एक स्वस्थ नेत्र के लिए जो है, और स्वस्थ नेत्र नहीं, मानव नेत्र, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए जो है, ये आपको पता होगा, मुझे पक्का विश्वास है। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये होती है 25 सेंटीमीटर, और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी ये होती है अनंत। ये आपको याद रखना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए अभी मैं अपने हाथ को देखूं, तो यदि मैं अपने हाथ को देखूं तो ये हाथ मान लीजिए मुझसे अभी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब मैंने इसको थोड़े नज़दीक किए और अब ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, लेकिन अभी भी ये मुझे ठीक से दिख पा रहा है। तो अगर मैं इसे देख पा रहा हूँ तो आप मान के चलिए
कि मेरा नेत्र एकदम स्वस्थ है। अब 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक लाए, और जब मैंने और नज़दीक लाया तब अब स्पष्ट दिखना बंद हो गया। तो इससे मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है कि अरे यार अब तो मेरा आँख गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं है। जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो भी एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए वो 25 सेंटीमीटर है। मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को आप सही से देख पा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका नेत्र स्वस्थ है। और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी वो है अनंत। मतलब यहाँ बैठे बैठे रात के समय में चांद को आप देख पा रहे हैं और उसमें जो धब्बा सा है वो भी आपको दिख रहा है। जब आपका दोस्त बोला कि देखो भाई चांद पर वो वाला धब्बा ये क्या है, तो आप भी देख के बोल रहे हैं कि हाँ दिख तो रहा है लेकिन ठीक से पता नहीं कि क्या है वो। और जब आपका साथी पूछा, मान के चलिए कि वहाँ धब्बा क्या है, अब आप बोल रहे हैं कि अरे धब्बा कहाँ है, धब्बा तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि आपकी जो अधिकतम दूरी है अब वो अनंत नहीं रही, मतलब आपको अब दूर देखने में समस्या हो रही है। तो इतना बात आपको याद रखना है। अब दृष्टि दोष क्या होता है, तो सिंपल इसी पर परिभाषा बेस्ड है। यदि कोई व्यक्ति स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट न देख पावे, या स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अर्थात अनंत पर उपस्थित किसी वस्तु को स्पष्ट न देख पावे, तो उसके नेत्र में उत्पन्न इस प्रकार का दोष दृष्टि दोष कहलाता है। तो उम्मीद है दृष्टि दोष का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को थोड़ा बैक करके जो मैंने कहा उसी को इसके परिभाषा में डाल देने हैं, ठीक है। अब जो मेन बात है वो ये कि दृष्टि दोष के कुल प्रकार कितने होते हैं और वो कौन कौन से प्रकार हैं और उनके कारण क्या होते हैं और साथ में उनके निवारण क्या होते हैं। बहुत लंबा चौड़ा बातचीत नहीं की जाएगी, सिंपली निपटा देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो मैं स्टार्ट करता हूं वो एकदम इजी से स्टार्ट करता हूं, जो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसको कहा जाता है शॉर्ट साइटेडनेस। जो नाम में कंफ्यूज लोग होते हैं मैं वो लिख देता हूँ, और वो है मायोपिया। वो क्या है? मायोपिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए नाम के सीधे उल्टा कर दीजिए। निकट है ना, तो निकट के लिए दूर, दूर की वस्तु स्पष्ट न देख पाना, हो गया। यही है इसका डिफिनेशन। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में समस्या महसूस की जा रही हो तो आप मानकर चलिए कि वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। परिभाषा में क्या लिखेंगे अब सुन लीजिए। वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई देती है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का परिभाषा हो गया। अगला नंबर बात, कारण क्या होता है, क्या रीजन है इसके होने के, तो आपको मैं बताता हूँ। इसके उत्पन्न होने के 2 रीजन हो सकते हैं, ठीक है। या तो ध्यान से सुनिएगा, या तो जो नेत्र लेंस और रेटिना है उनकी बीच की दूरी बढ़ गई होगी। हमेशा याद रखिएगा मैंने क्या कहा, नेत्र लेंस, यहां मैं बना देता हूं, रुक जाइए, देखिए। तो कारण नीचे निकट दृष्टि दोष के लिए कारण लिख करके डैश दे दीजिएगा, ठीक है। तो कारण क्या है, कारण है नेत्र लेंस, यह है नेत्र लेंस और इधर है रेटिना, यह है कॉर्निया और यह रेटिना है। इनके बीच का जो दूरी है, इनके बीच का दूरी का बढ़ जाना, दूरी का बढ़ जाना,
ये पहली बात कि निकट दृष्टि दोष के उत्पन्न होने का जो पहला कारण संभव है वो ये कि नेत्र लेंस में उपस्थित मानव नेत्र में उपस्थित नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी का कम जाना। फोकस दूरी का कमने का मतलब समझते हैं, मोटा हो जाना। मतलब नेत्र लेंस अगर मोटा हो गया तब पर भी जाकर के निकट दृष्टि दोष आपको हो जाएगा। तो कितने कारण हैं? 2। ये दोनों मैंने फिगरेटिव वे में बता दिए। पहला, नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, और दूसरा, नेत्र लेंस के फोकस दूरी का कम जाना। फोकस दूरी का कम जाना मतलब अगर इसका फोकस था f और इसका फोकस आया है f डैश, तो f डैश का मान f से कम होगा, मतलब f विल बी ग्रेटर देन f डैश। तो अगर फोकस दूरी घट गया तो आप समझ जाइए कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, अब इनके निवारण के उपाय मैं आपको बताता हूँ कि निवारण का उपाय क्या होता है। निवारण के उपाय से मेरा मतलब है कि इसको ठीक करने के क्या तरीके हो सकते हैं। अच्छा, एक बात और, दूर दृष्टि दोष में सीधे उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ दूरी बढ़ा है तो वहाँ दूरी घट जाएगा, और यहाँ फोकस देखिए घट गया है तो वहाँ फोकस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको आगे बात कर लेंगे। निवारण के उपाय, तो देखिए जो निकट दृष्टि दोष होती है उनके निवारण के लिए हम लोगों के द्वारा अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और ये हर उस बच्चे को पता है जो 10th में थोड़ा बहुत भी ठीक से पढ़ा है। अब सवाल है कि अवतल लेंस का ही क्यों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि ये वह नेत्र है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, और इसका आकार पहले मान के चलिए ऐसा हुआ करता था, अब ये बड़ा हो गया है और ये नेत्र लेंस है। तो जब ऐसा हुआ करता था और ये जब शिफ्ट हो गया तो उससे नेत्र लेंस को तो कोई मतलब नहीं है। मतलब अभी भी इस पर जब प्रकाश आएगी तो ये नेत्र लेंस उसको यहीं पर पहुंचा देगा, क्योंकि नेत्र लेंस को तो लगेगा कि अभी भी रेटिना यही है ना। तो बताइए, हमें तो ठीक से तब दिखता वस्तु जब ये यहाँ पे बनता, लेकिन ये इससे पहले ही बन गया, इसलिए वस्तु हमें धुंधला दिखेगा। अब हम लोग इस बिंदु को यहाँ पहुँचाने के लिए क्या उपाय करते हैं देखिए। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो धुंधला बनेगा। अब जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने होंगे उसके लिए नेत्र के साथ तो खैर कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लेंस लगाते हैं। ये वही नेत्र है, ऐसे, और ये इसका पुराना वाला आकृति है। और अब इसके आगे लगा देते हैं अवतल लेंस। अब देखिए अवतल लेंस करेगा क्या, जैसे ही आप इस पर प्रकाश को आपतित करवाइएगा अवतल लेंस सीधे इसको ऊपर पहुंचा देगा और इसको एकदम किनारे पर नीचे। अब ज़्यादा ऊपर पहुंचाने से क्या होता है कि जब ये मुड़ेगा ना तो अब इसको यहाँ टकराएगा और ये यहाँ टकराएगा। तो देखिए जो सीधे जाकर के यहीं गिर जा रहा था अब वो यहाँ जाके गिरेगा। तो देखिए अब जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट रेटिना पर बन रहा है, तो अब हमें स्पष्ट दिखाई देगा। अब ऐसा फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने किस लेंस का इस्तेमाल किया? अवतल लेंस का। इसीलिए कहा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हमें स्पष्ट रूप से वस्तु दिखाई दे सके। तो निकट दृष्टि दोष यहीं पे होता है समाप्त। अब दूर दृष्टि दोष इसी से रिलेट कर करके कर लेंगे तो वो तुरंत समाप्त हो जाएगा। तो अब बारी आती है दूर दृष्टि दोष की। नाम में है दूर, तो यहाँ इसका उल्टा शब्द लिखिए,
दूर है तो उसके लिए उल्टा क्या लिखिएगा, निकट। दूर के लिए क्या लिखने हैं, निकट। तो यदि किसी व्यक्ति को निकट के वस्तु देखने में समस्या हो, मतलब दिक्कत हो या न देख पा रहा हो स्पष्ट रूप से, उसे कहेंगे कि वह दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है। परिभाषा लिखना क्या है ये मैं कह देता हूँ। दूरदृष्टि दोष वैसे दृष्टि दोष को कहा जाता है जिसके कारण नेत्र के द्वारा निकट उपस्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं किए जाते हैं। तो ये हो गया दूरदृष्टि दोष की परिभाषा। ठीक है, अब दूरदृष्टि दोष के उत्पन्न होने के कारण भी समझ लीजिए। तो कारण में सीधे आप क्या कीजिए ना, जो भी निकट दृष्टि दोष में चल रहा था उसका उल्टा कर दीजिए। तो देखिए कारण वहाँ भी दो थे, यहाँ भी दो होंगे। पहला कारण वहाँ क्या था कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ गया था, तो यहाँ घट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस तथा एंड रेटिना के बीच का अंतराल कम जाना, बीच का अंतराल कम जाना, गैप कम जाएगा। उसके बाद दूसरा या में है, दोनों एक साथ नहीं होता है, या तो ये हुआ होगा और नहीं तो दूसरा। अब उसमें याद होगा आपको कि फोकस कम गया था, तो यहाँ फोकस बढ़ जाएगा। या नेत्र लेंस के फोकस का बढ़ जाना, फोकस का बढ़ जाना, नेत्र लेंस के फोकस का बढ़ जाना। पिछला वाला जो भी कारण था ना, अब की बार सीधे उल्टा हो गए। ठीक है, अच्छा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के अंतराल कम जाने से क्या होता है, ये जरा देखिए। इधर मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। आई थिंक आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। तो देखिए जब नेत्र लेंस का गैप कमता है तो इसका मतलब है कि जो नेत्र लेंस है उसकी आकृति पहले ये हुआ करती थी। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब यहाँ पे बना करते थे, लेकिन अब ये छोटा हो गया और अब इसकी आकृति इतनी बड़ी हो गई। लेकिन जो प्रतिबिंब है वो तो अभी भी यहीं बनेगा। तो जो प्रतिबिंब ऐसे जाता था और पहले यहाँ बना करता था, अभी भी वैसे ही बनेगा। तो देखिए ये बिंदु वाला संरचना तो रेटिना के पीछे बन रहा है ना, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पे। और जब तक यहाँ नहीं बनेगा तब तक स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो इसकी समस्या पिछले वाले से अलग है। पिछले वाले केस में, निकट दृष्टि दोष वाले में, प्रतिबिंब यहाँ नहीं बना था, इससे पहले ही बन गया था, और अब की बार इसके बाद बना है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी आ सकते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनती है या रेटिना के आगे। तो दूरदृष्टि दोष में बोलेंगे कि रेटिना के पीछे, लेकिन निकट दृष्टि दोष में पूछेगा तो हम बोलेंगे रेटिना के आगे, जो कि पिछले टॉपिक में था। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब बात करते हैं निवारण के उपाय। देखिए तो निवारण के उपाय में अब इस नेत्र को देखिए। ये वह नेत्र है जो वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं प्राप्त कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो घट गई है, जो प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होना चाहिए अब वो रेटिना से पीछे चला गया। आपको याद है कि पीछे वाला जो ये पटल है जिस पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसको रेटिना कहते हैं, शुरुआत में ही अभी बताए थे। अब प्रतिबिंब को यहाँ प्राप्त कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मोड़ा जा सके, और इसके लिए आएंगे उत्तल लेंस। अब ये उत्तल लेंस आके क्या करेंगे, ये देखिए। जब उत्तल लेंस को लाया गया इस नेत्र के सामने, इस नेत्र के सामने, तो देखिए यह क्या करता है। ये तो थोड़ा बड़ा था। अब देखिए
जब प्रकाश आया, ये नेत्र लेंस है और ये आर्टिफिशियल लेंस है, तो जब ये आया तो इसने पहले ही इसको मोड़ दिए, और जब ये मोड़ दिया तो प्रतिबिंब और मुड़ गए, और प्रतिबिंब मुड़ करके यहाँ बना दिया। तो जो प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए था अब वो यहाँ बन गया, और जहाँ भी बना उसका नाम तो रेटिना है। तो इस स्थिति में हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, लेकिन इस स्थिति में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसीलिए दूरदृष्टि दोष के निवारण की स्थिति में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? उत्तल लेंस का। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है। मैंने क्या बताया? निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि दोष में उत्तल। अब बाकी जो दोनों है एकदम इजी है, मुझे नहीं लगता है कि दोनों को समाप्त करने में 5 मिनट भी समय लगने वाला है। तो तुरंत उन दोनों को समाप्त करते हैं, ज़्यादा डिटेल में इन्हीं को देखने थे हमें। तो अब 2 और जो टाइप बचे, जिसमें एक है जरा दृष्टि दोष और एक है अविंदुकता, इसको एक ही फ्रेम में निपटा देते हैं। सुनिए, जरा दृष्टि दोष में नाम ही केवल जरा है। जिसको जरा दृष्टि दोष हुआ, समझ जाइए उसको जरा सा दृष्टि दोष नहीं हुआ है, उसको पूरे से दृष्टि दोष हो गया। मतलब उसको निकट दृष्टि दोष तो हुआ ही, साथ में दूर दृष्टि दोष भी हो गया। मतलब जरा दृष्टि दोष सही मायने में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का कंबाइंड पैकेज मिल जाना होता है, ठीक है ना। तो इस परिस्थिति में वैसे व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस देने पड़ते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। तो उनका ऐसा चश्मा डिसाइड किया जाता है और डिजाइन किए जाते हैं जिसमें अवतल लेंस भी होती है और उत्तल लेंस भी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर अवतल लेंस लेंगे तो उसका फोकस अलग होगा, उत्तल लेंस लेंगे तो उसका फोकस अलग होगा। हाँ बिल्कुल। तो कितने हो गए कुल मिला के फोकस? तो 2, एक अवतल का और एक उत्तल का। इसीलिए इनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो ग्लासेस हैं उसको कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। क्या कहा जाता है? द्विफोक्सी लेंस। तो इसके निवारण के लिए, इनके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब सुनिए, ये जो दृष्टि दोष होती है, जरा दृष्टि दोष, ये होती कैसे है और किन में देखा जाता है, इनके कारण क्या होते हैं? तो सुनिए, सामान्यतः जरा दृष्टि दोष वैसे लोगों के मानव नेत्र में उत्पन्न होते हैं जिनकी उम्र काफ़ी अधिक हो चुकी होती है, जिनके सिलियरी मांसपेशियां जो नेत्र लेंस को ऐसे लटका के रखे हुए था, ये जब लूज हो जाता है ये सब, तो न ये ठीक से दब पाता है और न ये ठीक से पतला हो पाता है। तो वैसे व्यक्ति को दिक्कत होती है बहुत नज़दीक के वस्तु को देखने में भी और बहुत दूर के वस्तु को देखने में भी। तो इसीलिए जो है उनके द्वारा बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया जरा दृष्टि दोष के संदर्भ में? 3 बातें, इन तीनों को लिख लेना है आपको, ठीक है। हो सके तो स्टार बना बना के लिखिएगा। पहला, इसमें लिखना है पहला बात लिखना है कि जरा दृष्टि दोष वैसे दृष्टि दोष को कहते हैं जिसमें मानव नेत्र के द्वारा निकट के वस्तुओं के साथ साथ दूर के वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता खो दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखना है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी, क्या बोला मैंने? द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा पॉइंट में लिखना है जरा दृष्टि दोष का कारण है अधिक उम्र के कारण मांसपेशियों का शिथिल हो जाना या कमजोर हो जाना। ये जो 3 बातें हैं आपको इनके नीचे सीरियली लिख लेना है। तो जरा दृष्टि दोष होता है समाप्त। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जरा दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं? द्विफोक्सी। लॉजिक भी बता दिए कैसे, क्योंकि निकट को ठीक करने के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, तो 2 अलग अलग फोकस के उत्तल लेंस है, दैट इज वाई ये द्विफोक्सी हो गया। अब आते हैं अबिंदुकता के तरफ, इसको देख लीजिए। तो अबिंदुकता जो है
ये एक बड़ा ही अजीब तरीके का दृष्टि दोष है और बहुत रेयर केस में किसी को देखा जाता है कि ये दोष उत्पन्न हुआ। इसमें होता क्या है अबिंदुकता में कि व्यक्ति के नेत्र के द्वारा या तो एक्स एक्सिस की वस्तु ठीक से दिखाई दे पाती है, नहीं तो वाई एक्सिस की। इसीलिए मैं बड़ा अच्छा एक उदाहरण देता हूँ कि जिनको अबिंदुकता दोष हो चुकी है उनको अगर प्लस दिखाइएगा तो उनको अगर इस पर वो जोर डाले ना तो उनको ये स्पष्ट दिखेगा, तो ये धुंधला दिखेगा, एकदम हल्का हल्का। और यदि आप कहिएगा कि अरे बीच वाला एक्स एक्सिस वाला देखो, तो अगर इसको वो गौर से देखा तो ऊपर वाला धुंधला हो जाता है। मतलब वो एक बार में या तो वाई एक्सिस को क्लियरली देख पाएगा और नहीं तो एक्स एक्सिस को क्लियरली देख पाएगा। दोनों एक्सिस का एक साथ प्रतिबिंब बना पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता है या बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसके परिभाषा में क्या लिखना है ये समझिए। पहला पॉइंट में इसके परिभाषा में अबिंदुकता वैसे दृष्टि दोष को कहा जाता है जिसमें मानव नेत्र के द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों अक्ष के प्रतिबिंब प्राप्त करने की क्षमता खो दिए जाते हैं। दूसरा, अबिंदुकता के कारण। तो अबिंदुकता के कारण में आपको लिखना है कि कॉर्निया का बेलनाकार हो जाना। कॉर्निया का बेलनाकार हो जाना, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आपको, ये क्या मैंने कह दिया। देखिए कॉर्निया सबसे पहले याद कर लीजिए ये था क्या। तो मानव नेत्र में जो ये उभरा हुआ भाग था यही था कॉर्निया। अब मैं आपको समझाता हूँ कॉर्निया होता कैसा है। तो देखिए मैं अपने हाथ से स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे अगर मैं एक गोलाकार ऐसे बनाऊँ तो इसको आप कॉर्निया मान के चलिए, ठीक है। तो जब तक ये गोलाकार है, कैसे समझेंगे कि गोलाकार है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का गैप मान के चलिए 2 सेंटीमीटर है। तो फिर मैं यहाँ से यहाँ तक का भी जो गैप लूँगा ना वो भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखिए जरा देखिए, ये अंगूठा और ये अंगूठा दोनों के बीच का गैप अगर 2 सेंटीमीटर है ये, तो ये वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट इसका भी गैप 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो पूरा एक वृत्त के जैसा होगा, तो इसको कहेंगे गोलाकार। लेकिन अबिंदुकता के केस में क्या होता है कि या तो ये एक दूसरे के से नज़दीक आ जाता है या ऐसे ये होकर के ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है, तो ये बेलनाकार हो जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर अभी ये इस प्रकार से है और ये अगर ऐसे हो गया तो इसके और इसके बीच का अंतराल तो कम गया ना, ये तो इतना ही हो गया, लेकिन 2 अंगूठे के बीच का अंतराल तो ज़्यादा है, तो इसको कहेंगे बेलनाकार। या ये ऐसे ही रह गया और ये ऐसे शिफ्ट हो गया। तो अबिंदुकता जब भी उत्पन्न होगी तो कॉर्निया का जो आकार ऐसे है एकदम बिल्कुल एक आइडियल कटोरे के जैसा, वो या तो ऐसे चिपक जाएगा और नहीं तो ऐसे चिपक जाएगा। तो आपको याद रखना है ये बात, ठीक है। तो अबिंदुकता के कारण यदि आपसे कोई कहे तो आपको बोलना है कॉर्निया के सतह का बेलनाकार हो जाना। दूसरा नंबर में क्या लिखना है, कॉर्निया के सतह का बेलनाकार हो जाना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अबिंदुकता को सही करने के लिए बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब किसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बहुत मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक मॉरल बात बता देते हैं। जैसे देखिए अगर ऐसे था स्वस्थ नेत्र में और ये ऐसे करके ऐसे हो गया, तो अगर आप ध्यान दें यहाँ एक्सिस में बना लूँ तो ये वाई एक्सिस है और ये अंगूठा से जो मैच कर रहा है ऐसे ऐसे ये एक्स एक्सिस है। तो अगर वाई आपस में नज़दीक में आया है तो ऐसा जिसका कॉर्निया हो जाएगा, अगर वो चाहता है कि मुझे स्पष्ट दिखाई दे, तो चूंकि उसका कौन सा गड़बड़ाया है वाई, तो उसको वाई एक्सिस के एलोंग एक चाहिए बेलनाकार लेंस। मतलब कि उसके लिए एक बेलनाकार लेंस लाइए। बेलनाकार लेंस ऐसा होता है, देखिए ऐसा, ये जो है लेंस जैसे एक पाइप है, पाइप आप बीच से पाइप को कट कर दिए, ये देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ। बेलनाकार लेंस होता कैसा है, तो आपको क्या करना है, कांच का एक पाइप लाना है और बीचों बीच कट कर देना है ऐसे करके।
तो बीचों बीच जब कट कर दीजिएगा तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए ऐसा संरचना हो जाएगा, ऐसा। ये बेलनाकार लेंस हुआ। और ये जो आपको बनेगा कांच का, इसका अंदर या बाहर में से, खैर ये तो दर्पण बन जाएगा। तो ये जो आपका लेंस है ये ले लेंगे, और ये इसका वाई एक्सिस है, मान के चलिए वाई, और इधर से इधर वाला क्या होगा, एक्स। तो जिसका वाई गड़बड़ा गया ना, तो उसको ऐसे लगा देना है, जैसे ये जो है तो ऐसे। तो जैसे अगर मान लेते हैं कॉर्निया ये था, इसका वाई एक्सिस से गड़बड़ा गया, तो वाई एक्सिस जो दबा ना, उसी के सामने इसको ऐसे करके रख देंगे, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे रख दीजिएगा, बस सही हो जाएगा। क्योंकि एक्स वाला तो सही है ना, देखिए ये अंगूठा वाला पोर्शन तो सही है, तो ये गड़बड़ाया है, तो उसी के सामने ऐसे करके रख देंगे। अब आप कहिएगा कि सर अगर ये और ये नज़दीक ना आके अगर अंगूठा वाला नज़दीक आ जाता तो कौन गड़बड़ हुआ, एक्स ना। तो एक्स गड़बड़ है, तो इसको जो ऐसे रखे थे इसको घुमा के ऐसे रख दीजिए। समझ में आया? तो इस प्रकार से अबिंदुकता को क्लियर किया जाता है। वैसे ये मैंने बहुत ज़्यादा ही डिटेल में बता दिए, आपको ज़्यादा जानना नहीं है, फिलहाल केवल पॉइंट केवल याद रखने हैं कि अबिंदुकता में क्या समस्या होती है, अबिंदुकता में होता क्या है, कारण क्या होता है। तो आपको बोलना है कॉर्निया कैसी हो जाती है, बेलनाकार। और कोई कहे कि इसके निवारण के लिए क्या चाहिए, तो बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो आप लोगों का जो ये टॉपिक था, पूरा दृष्टि दोष मैंने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। अब एक छोटा सा 1 मिनट का टॉपिक है, उसको मैं कर लेता हूँ और उसके बाद काम आज का समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो एक बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है जिसका नाम है दर्शन कोण। तो इसको भी कर ही लेते हैं, बहुत सिंपल है। किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे ही दर्शन कोण कहते हैं। टॉपिक समाप्त। क्या कहा मैंने, किसी वस्तु के द्वारा, यहाँ देखिए एक वस्तु है, इस वस्तु के द्वारा मानव नेत्र पर जो कोण बनाया जाता है, तो यहाँ जो कोण बनाया, इसी कोण को क्या कहेंगे, दर्शन कोण। जैसे ये जो वस्तु है, मान के चलिए ए बी, तो ए बी जो है अभी मान के चलिए कितना दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। तो इसके द्वारा जो यहाँ अंतरित कोण है, जिसको दर्शन कोण कहेंगे, इसको थोड़ा देर के लिए कह दीजिए थीटा एक्स। ये क्या है, थीटा एक्स। अब इसी वस्तु को जब आप आगे कर दीजिएगा, वही वस्तु है, कोई अलग नहीं है। जो पहले x दूरी पर हुआ करता था, अब कितना पर आ गया, y पर। तो वही वस्तु को जब आगे आप y पे लाए, तो अब जो कोण बनने वाला है वो पहले से ज़्यादा बनेगा। और अब देखिए कोण इतना ज़्यादा बना, और इसको कहेंगे थीटा y, थीटा y। और यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि थीटा y इज ग्रेटर देन थीटा x। अब चूंकि थीटा y थीटा x से ज़्यादा है, तो हमें ए बी जो है x दूरी पर वाला से ए बी y दूरी पर वाला ज़्यादा बड़ा दिखेगा, क्योंकि इसके द्वारा अंतरित कोण ज़्यादा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि यदि दर्शन कोण के मान अधिक हों तो वस्तु हमें बड़ा दिखाई पड़ता है, और यदि दर्शन कोण के मान कम हो तो वस्तु हमें छोटा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आपको परिभाषा में क्या लिखना है, एक बार और मैं बोल दूं, नीचे फोटो बना लीजिएगा और काम समाप्त हो गए। ठीक है, तो आपको परिभाषा में क्या लिखना है, सुनिए। किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। और उसके बाद ये फोटो बना लेंगे, और उसके बाद साथ में नीचे में लिखेंगे नोट्स में, मैं इधर नोट्स में कर देता हूँ, ऐसे नोट्स, और उसमें लिखिएगा कि यदि दर्शन कोण के मान अधिक हों तो वस्तु बड़ा प्रतीत होगा, एवं दर्शन कोण के मान कम हो तो वस्तु छोटा प्रतीत होगा। ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखना है, ये सुनिए। एक ही वस्तु के लिए दर्शन कोण के मान अलग अलग दूरी पर अलग अलग हो सकते हैं, अर्थात वह वस्तु हमें कभी छोटा तो कभी बड़ा दिख सकता है। ये दूसरा नंबर में लिखेंगे, और इसका प्रमाण यहाँ है। देखिए ए बी चूंकि इससे बहुत दूर है, तो इसको हो सकता है ये बहुत छोटा दिखे,
लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आएगा वस्तु का साइज इसको क्या दिखेगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे आप लोग जब सड़क पर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल जब चला रहे होते हैं तो कोई ट्रक जब सामने से आ रहा है हाईवे पे, तो जब वो बहुत दूर होता है तो आपको एकदम छोटा सा, इतना छोटा सा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वो नज़दीक आता है साइज बढ़ते 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 एकदम बहुत बड़ा सा हो जाता है, यहाँ तक कि आपके साइज से भी वो बहुत बड़ा हो जाता है। जब आपके बगल से निकल रहा होता है उस समय आपको ये बात अनुभव होते हैं। तो एक ही वस्तु के लिए दर्शन कोण के मान अलग अलग हो सकते हैं, अर्थात हमें लग सकता है कि कभी वो छोटा है तो कभी वो बड़ा है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। इसमें हम लोगों ने मानव नेत्र, दृष्टि दोष, उनके प्रकार, उनके कारण, उनके निवारण एवं दर्शन कोण का पूरा अध्ययन किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप उनका नोट्स अच्छे से बना पा रहे होंगे। तो ठीक है, यदि अंत तक आपने वीडियो को देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।